डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम क्लास 4 लेकर आए हैं। अब तक हमने 3 क्लास अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा दे रहे हैं, उनका पेपर बिहार लोक सेवा आयोग सेट करेगा। तो अगर हम बिहार पीसीएस के पेपर को सॉल्व करके जाते हैं तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मिलने की संभावना होगी। हो सकता है यहीं से ऐसे ही प्रश्न मिल जाए। तो ये पुस्तक आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आपके पास ये पुस्तक नहीं है तो आप लोग उसको मंगा लीजिए। ये पूरी पुस्तक अगर आप देख कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो हमने अभी तक 3 क्लास ले ली है, जिसमें हमने प्राचीन भारत का इतिहास को कवर कर लिया है। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे। देखते हैं कितने प्रश्न कवर हो सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगली क्लास की तरफ। तो चलिए ज्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे और आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि जो भी लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को पास करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा चैनल पूरी तरह से निःशुल्क है। ऐसा नहीं है कि बीच में पढ़ा के मैं कोई शुल्क मांगने लगूंगी। मैं इसकी पूरी की पूरी तैयारी कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट होने वाली है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो चलिए इसमें सबसे पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी व्याख्या देखिए, भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 ईस्वी था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशानपुर के काजी फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान ख्वा यानी कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर ए आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति मिली। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अगला है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद। इसकी व्याख्या देख लीजिए, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श लाखों का दान लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वा भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फख्र ए मुद्दबीर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासीर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। गौर के मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी अक्ता या इक्ता प्रांत प्रदान किया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गोरी ने उसे क्रमशः
हुकराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका आंसर है बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियार रुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202 से 3 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पार्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ई नासिरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तबकात ई नासिरी से। अगला प्रश्न है, नालंदा विहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। अगला है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, वह मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है बलबन। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो इसका आंसर है बलबन। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान का कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या देख लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उस खिलाफत
नासिर अमीर उल मुमानिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुई मृत्यु हुई? तो इसका आंसर है जफर खान। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति पति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना शैबा से की थी। संभवतया इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका आंसर है रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात पेंशनें तथा वक्फ, धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया? तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो कि सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो इसका आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक।
फिरोजों को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उसकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी-कभी जागीरें भी मिलती थीं। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? तो इसका आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। अगला प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो इसका आंसर है देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के कार्यकाल में 1422 से 46 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृतांत मतला उस सदाइन व मज्म उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है सैयद वंश। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश की व्याख्या देख लेते हैं। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी के ने तुगलक शासन को कमजोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका आंसर है सिकंदर लोदी। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुल रुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम हिंदी की क्लास को भी स्टार्ट कर देंगे और एक पुस्तक और है बिहार तथ्यसार, उसको भी पूरा पढ़ के जाना है तो उसको भी इसी के साथ साथ स्टार्ट कर देंगे। तो कोशिश करेंगे कि आपको 3 क्लासेस मिलने लगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।